कहते हैं अगर चाह है तो राह भी मिल जाती है। मतलब कहे आप अगर अकेले चलते हैं और अपने अंदर आत्मविश्वास रखते हैं तो कारवा अपने आप बनता चला जाता है। इसी विचार को लेके एक व्यक्ति चला और अपना कारवा कुछ इस तरह से बनाया कि एक बड़ा एक महासाम्राज्य खड़ा कर दिया। 15,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू कर दिया और 75,000 करोड़ का बिजनेस बना दिया। जिस समय उनकी मौत हुई उस समय बिजनेस भारत का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बन चुका था, एक साम्राज्य बन चुका था जिसको हिला पाना हर किसी की बस की बात नहीं थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस महान शख्स के बारे में जिन्होंने उस समय अपना बिजनेस खड़ा कर दिया, जिस समय कोई बिजनेस के बारे में एक निजी व्यक्ति एक प्राइवेट कंपनी के बारे में सोच भी नहीं सकता था, ठीक ना। हम बात कर रहे हैं धीरू भाई अंबानी के बारे में। हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को एक नया आकार दिया। इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को एक साम्राज्य बनाया। तो 1958 में ये कारवा शुरू हुआ था रिलायंस इंडस्ट्री का और उनकी मृत्यु तक, जब तक उनकी मृत्यु 2002 में हुई तब तक ये 75,000 करोड़ का बन चुका था। इस बीच का जो सफर है उस सफर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। धीरू भाई अंबानी का जो पूरा नाम है वो है धीरज लाल हीराचंद अंबानी। जो हीराचंद है ये उनके पिताजी का नाम है। उनका पिताजी का पूरा नाम है हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी। गुजराती में है कि नाम के साथ पापा का नाम भी जुड़ जाता है और माता थी बहुत ही आपकी धार्मिक विचारों वाली महिला गृहिणी थी जमुनाबेन अंबानी। उनके पिताजी गांव के एक स्कूल टीचर थे, इसको बोलते हैं उस समय के मास्टर जी, स्कूल मास्टर थे और उनकी जो जाति थी बनिया थी। मास्टर होने के बावजूद भी वो अपने धर्म से अपने कर्म से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ था उनका स्वभाव और मन से लगन से आत्मविश्वास को। गरीबी थी, बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, गरीब परिवार से थे। इतने गरीब थे कि मानिए उन्होंने हाई स्कूल तक की अपनी पढ़ाई शुरू की थी और सबसे पहले जब उन्होंने कमाना शुरू कर दिया वहां पर एक गिरनार पहाड़ियां है, उस पहाड़ी में लोग जो है घूमने आते थे। तो जो तीर्थ यात्री उस गिरनार पहाड़ियों पर घूमने आते थे उन्होंने पकौड़े भी बेचे। कुछ लोग आज के समय में सोचते हैं पकौड़े नहीं बेचेंगे फल खराब, उन्होंने पकौड़े बेचने से अपना पहला अपने जीवन का पहला कमाई शुरू किया, ठीक है। जब उनकी 16 वर्ष की हुई, घर मैंने क्या कहा कि वो गरीब परिवार से, उनका परिवार संपन्न नहीं था, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, तो 16 वर्ष की आयु में वो अपने चचेरे भाई के साथ जो पहले उनको रहते थे उनके साथ वो कहाँ चले गए, एमन में चले गए। और एमन में एक जगह है एडन में गए और अपनी पहली नौकरी की अपने जीवन का। और नौकरी पता है क्या मिली, नौकरी मिली पेट्रोल पंप में सहायक की, मतलब पेट्रोल भरने का काम किया। बाद में सोचिए वही रिलायंस इंडस्ट्री का पेट्रोल आज लोग अपने गाड़ी में भरवाते हैं, ठीक है। उन्होंने पहली नौकरी पेट्रोल पंप पे की और वहां पर उनको सैलरी मिलती थी मात्र 300 रुपए महीना। 2 वर्ष तक उन्होंने इसी लगन के साथ काम किया। 2 वर्ष के बाद एडन में एक एयरपोर्ट बना, बंदरगाह बना और बंदरगाह पे उनको प्रमोशन दिया गया स्टेशन मैनेजर। मतलब उस बंदरगाह के जो पेट्रोल को संभालने का जो पोस्ट था उस पोस्ट का प्रोडक्ट मैनेजिंग करने का उनको दायित्व सौंपा गया। ये उनकी जिंदगी का सबसे पहला प्रमोशन रहा और इस प्रमोशन ने उनके जीवन को बिल्कुल बदल के रखा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर वो सीखा जो आगे आने वाले जीवन में उनके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला था। उन्होंने सीखा लोगों के साथ डील कैसी चीजें की जाती है, क्योंकि बंदरगाह था, विदेशों से माल आता था जाता था। तो यहाँ पर उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया, एनालाइज किया, क्योंकि उनके अंदर ना एक था, भले ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 10th तक पढ़ाई थे, लेकिन सीखने का जुनून था। किसी भी नई चीज को वो सीखना चाहते थे, कैसे होता उसके अंदर घुस जाते थे। तो जब वहां पर उस बंदरगाह पे वो एज ए मैनेजर यानी कि स्टेशन मैनेजर की जॉब करते थे, उन्होंने सीखा कि माल आता है। तो उन्होंने ये देखा कि भारत से सबसे ज्यादा मसाले इधर आते हैं, ठीक है ना। और भारत को सबसे ज्यादा पॉलिस्टर वाला जो केमिकल से बनाता था ना कपड़ा वगैरह, वो सब ज्यादा था। उन्होंने दिमाग में आया ऐसा, और भारत में सब चीजें हैं तो उनके क्यों दिमाग में आ रहा है धीरे धीरे कि बिजनेस क्यों ना मैं भी भारत जाके ऐसा बिजनेस करूं। इसी बीच क्या हुआ भाई, उस समय क्या था, घर वालों का दबाव होता था कि नहीं चलो शादी करा देते हैं। तो जब वो वहीं पर थे, एमन में थे, एडन में काम कर रहे थे, उसी बीच उनकी शादी हो गई कोकिला बेन जी से और आगे चल के उनसे 4 बच्चे हुए। बच्चों का नाम तो शायद आपको पता ही होगा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, 2 बेटे और 2 बेटियां, नीना कोठारी और दीप्ति सलगांवकर, ठीक है। अब चलिए काम करते रहे, काम करते करते 1958 में ये भारत लौट आए विचार के साथ, क्योंकि उन्होंने जो सीखा था
यमन में जो सीखा था उसको अपनाने की बारी थी। अब उनकी दिशा, उनकी सोच बदल चुकी थी। अब वो किसी के अंडर काम करना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा कुछ अपना किया जाए। जो मैंने सीखा अपने जीवन में उस सीख को अब वास्तविकता में उतारा जाए। तो 1958 में जब भारत आए, अब उनके एक भाई थे, चचेरे भाई चंपक लाल दीमानी, उनके साथ मिलकर एक साझेदारी में बिजनेस शुरू कर दिया और अपने बिजनेस का जो नाम रखा वो था रिलायंस वाणिज्यिक निगम, रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। और इस निगम की स्थापना की थी दोनों ने मिलकर किस पूंजी से, मात्र 15,000 रुपए के साथ, ठीक है ना। अब 15,000 रुपए के साथ काम किया और बिजनेस था पॉलिस्टर के कपड़ों का इंपोर्ट करना, कि इंडिया में जो कपड़े बनते थे केमिकल वाले, पॉलिस्टर के कपड़ों की डिमांड जाती थी। पॉलिस्टर की, क्योंकि उन्होंने सीखा था यमन में किस तरह से काम होता है, तो पॉलिस्टर के कपड़ों को उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और इंडिया से मसालों को बाहर एक्सपोर्ट करना, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ एजेंट वगैरह बना लिए थे, काम कर रहे थे, उनके कुछ जान पहचान हो गई, तो ऐसे में उनका बिजनेस अच्छे से चलने लगा। लेकिन कहते हैं ना, साझेदारी बिजनेस जब तक आपस में मन ना मिले तब तक कामयाब नहीं होता है। कुछ ऐसा ही हुआ, दोनों में मनमुटाव होता था। मुकेश जो धीरूभाई अंबानी जी थे वो थे थोड़े रिस्क लेने वाले, यानी कि खुले विचारों वाले। कुछ करना है, जोखिम से नहीं डरते थे, हार से नहीं डरते थे, लॉस होने से नहीं डरते थे। लेकिन उनके जो भाई थे चंपकलाल जी, उनको वो रिजर्व किस्म के थे, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो कहते सेफ खेलो, सेफ बिजनेस करो, कम कमाओ, अच्छा खाओ वाले विचार होते। लेकिन धीरूभाई अंबानी के मन में कुछ और था, उनके हमें यहाँ नहीं रहना है, मुझे बहुत आगे रहना है। उन्होंने जब बिजनेस शुरू कर दिया, बिजनेस में उनका जो कार्यालय था ना, ऑफिस एक्चुअली में कोई बहुत बड़ा ऑफिस नहीं था आज के टाइम में, बड़े कोई छोटा भी काम था, बढ़िया वीआईपी था सब। उनका जो ऑफिस था वो जहाँ पर वो लोग रहते थे, नरसिंहनाथ सड़क थी, वो सड़क के किनारे में एक छोटा सा कमरा लिया था 350 स्क्वायर फुट का। उस कमरे में एक टेलीफोन रखा गया था उस समय का, वो ट्रिंग करने वाला, एक मेज और 3 चेयर। वहीं से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन हुआ 1965 में दोनों के बीच में जो साझेदारी बनी थी, आपसी मनमुटाव के कारण, अपने मन ना मिलने के कारण, उनके जो मत थे एक दूसरे से मिलते नहीं थे, ठीक है ना, उसके कारण दोनों ने अपना बिजनेस अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि धीरूभाई अंबानी जी चाहते थे कि बिजनेस अब कर रहे हैं, अब खुद की फैक्ट्री लगाए, पॉलिस्टर जो कपड़ा होता है, कपड़े अब हम खुद बनाएंगे, तो कपड़ा बनाने की मिल, लेकिन वो चाहते नहीं थे, इसलिए उन्होंने दोनों ने अपना राह अलग कर दिया, ठीक ना। चंपकलाल जी अपने एरिया में चले गए और वो अपने बिजनेस को वहीं छोड़ के, ठीक है ना, वहीं छोड़ के आगे बढ़ गए और अहमदाबाद में उन्होंने सबसे पहले अपना एक पहला कपड़ा मिल स्थापित किया 1966 में। अहमदाबाद में एक जगह है नरोड़ा में, और वहां पर जो कपड़े बनाया था उस कपड़े को उन्होंने अपना खुद का एक ब्रांड दिया। इंडिया बहुत टीवी में ऐड भी आता था, आज के टाइम में बहुत फेमस है, आपने सुना होगा बिमल, वो दाने वाला किशोर वाला दम नहीं, अजय देवगन वाला नहीं, ध्यान रखिएगा। बिमल का मतलब कपड़े का ब्रांड, ठीक है ना। और ये पहला ब्रांड था इंडिया के कपड़े का जो बहुत ही ज्यादा उच्च क्वालिटी के कपड़े बनते थे वहां पर। यहाँ तक कि विदेशों में के कारखानों से बनने वाले कपड़ों से भी ज्यादा क्वालिटी थी, और क्वालिटी अच्छे होने के कारण, रेट कम होने के कारण इसकी डिमांड जो है पूरे भारत में बहुत जल्दी फैलती चलेगी। यानी कि धीरूभाई अंबानी की जो सोच काम कर रही, उन्हें इंडिया के बाजार में अपना एक नया ब्रांड लॉन्च कर दिया और लोगों ने हाथों हाथ उस ब्रांड को लिया भी और उन्होंने कामयाबी का पहला स्वाद चखा। इंडिया की पहली रिटेल, एक ब्रांड की पहली रिटेल कंपनी थी कपड़े की, वो विमल ही था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनका कारोबार, क्योंकि अब रुकने वाले नहीं, अब कामयाबी का स्वाद चख लिया, अब रुकने वाले नहीं, अब धीरे धीरे वो आगे कारोबार बढ़ता चला गया। 1970 में उन्होंने अपना आईपीओ निकाला और आईपीओ जैसे उन्होंने निकला 58,000 निवेशकों ने उसमें निवेश कर दिया, क्योंकि ट्रस्ट बना चुके थे। अब वो अलग अलग कंपनियों ने पैसा लगा रहे थे। आईपीओ निकालने के बाद ये भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जिनका वार्षिक आम बैठक जो होता है वो कहाँ हुआ था, पार्क में या स्टेडियम में। 1986 में जिसका आम बैठक हुआ था उसमें ऐसी कोई कंपनी थी जिसमें इतने सारे निवेशक एक साथ में 35,000 शेयर होल्डर ने उसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। इसका मतलब धीरूभाई अंबानी अब एक ब्रांड बन चुके थे। उनकी सोच लोग, क्योंकि वो कहा करते थे, धीरूभाई अंबानी की एक बहुत बढ़िया कोट याद है मुझे कि वो कहा करते थे कि मुझे ना शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है, मुझे ना पसंद नहीं है, मुझे अगर ठान लिया वो पाना है, किसी भी कीमत पर उसको हासिल करना है, इसीलिए वो झुके नहीं, रुके नहीं। हाँ ठीक है ना, समय
बदलता है ऊपर नीचे। इसके बीच में इनके पे कई गंभीर आरोप लगा कि ये जो शेयर मार्केट को अपने हिसाब से फ्लैक्चुएट करते हैं, ठीक है ना, गिराते उठाते रहते हैं, इनके ऊपर जांच बैठी लेकिन ये डिगे नहीं। 1980 में इनकी कंपनी 1 बिलियन, उस समय 1 बिलियन बहुत ही बड़ा था, 1980 के साथ 1 बिलियन की कंपनी बन गई। भारत की पहली कंपनी जो 1 बिलियन को पास की प्राइवेट कंपनी। उसके बाद उन्होंने अपना कारोबार बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा बढ़ाया, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, मेडिकल, पावर और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी उन्होंने निवेश किया अपनी कंपनी। और ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती चली, एक साम्राज्य बन गया, यानी कि धीरू भाई अंबानी का साम्राज्य। और साम्राज्य का नाम क्या दिया गया था? रिलायंस। अब क्योंकि उनको वो हमेशा अपने आप पर विश्वास रखते थे, उनका कहता है रिलायंस एक ऐसी चीज है अगर व्यक्ति के अंदर होता है वो कुछ भी कर सकता है। रिलायंस से उन्होंने उसी रिलायंस को आगे बनाए रखा और नाम दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक है, समय सबका आता है, ठीक है ना, जिसका जन्म होता है वो एक न दिन जरूर जाता है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी ख्याति पाने के बाद, ठीक है ना, उनको एक जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया भारत सरकार के द्वारा। और 6 जुलाई 2002 एक ऐसा दिन जिस दिन उन सबको रुला दिया। इवन उनकी मृत्यु होने के बाद, उससे पहले जो मरते थे उनकी मृत्यु होने के बाद भारत का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2 दिन के लिए बंद था। क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नया जीवन प्रदान किया था उन्होंने। जब वो गए 2002 में, उस समय रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी 75,000 करोड़ की बन चुकी थी। मतलब चीथड़े से करोड़पति, अरबपति बन गए थे वो। उन्होंने उनकी मेहनत का नतीजा ही था कि भारत को एक ऐसा सशक्त साम्राज्य प्राप्त हुआ, इंडस्ट्री प्राप्त हुई जिसको हिला पाना किसी के लिए बस की बात है। लेकिन कहते ना, अगर घर के लोग सही ना हो तो किस तरह काम हो जाएगा। उनकी मृत्यु के बाद जो 2 भाई थे, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, दोनों के अंदर उस इंडस्ट्री के ऊपर कब्जा जमाने का, वर्चस्व रखने का एक झगड़ा सा हो गया। इसलिए 2002 से लेकर 2005 तक इंडस्ट्री को संभालने का काम किया उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जमुनाबेन जी ने। और जमुनाबेन जी ने सन 2005 में उस इंडस्ट्री को दोनों भाइयों में बांट दिया। छोटे भाई, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा लाड दुलार थे। इन्हें इंडस्ट्री का जो मेन नाम था, ठीक है, अंबानी धीरूभाई, रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप के नाम से अनिल अंबानी को मिल गया। और उसका जो बैग था, छोटे कारोबार थे, उसको मुकेश अंबानी के दे दिया गया। लेकिन मुकेश अंबानी जी के अंदर खासियत थी कि वो हमेशा अपने पिताजी को फॉलो करते थे, वो सीखने में यकीन रखते थे। जिस तरह से धीरूभाई अंबानी जी ने सीखने पर, आप सबको पता है कि अनिल अंबानी की कंपनी कहाँ है और मुकेश अंबानी की कंपनी कहाँ है। तो ये रहा सफर धीरूभाई अंबानी जी का, रिलायंस इंडस्ट्री का, कि कहाँ से कहाँ कंपनी आ गई। और एक ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर सीखने का जुनून है, कुछ कर गुजरने का जुनून है, तो आप भी धीरूभाई अंबानी की तरह एक नया, एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य अपना खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है सबसे पहले सीखने की, गरज होने की। थैंक यू एंड बाय। इसी तरह आने वाले एपिसोड में एक नए बिजनेसमैन की जीवन कहानी मैं आपको सुनाता रहूँगा।